यस, नेक्स्ट देखते हैं। ये बोलता है कि x रुपए पर a% की रेट से m ईयर्स का साधारण ब्याज y रुपए पर a² % के दर से m स्क्वायर वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x और y का रेशियो बताना है। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर ये देखना है, या फिर अभी आप ऐसा करो, पॉज करो और इसको यहीं पे डायरेक्ट सोल्व कर दो। 1-2 सेकंड की बात है, आपको दिख जाना चाहिए कि क्या आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है। यस, चलो मैं बताऊँ अब। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट सेम है, तो P1R1 और T1 बराबर हो जाएगा P2R2 और T2, ये बनेगा। और एक चीज और, यहाँ ये बोल रहा है कि P1 और P2 जो प्रिंसिपल है तो उनका रेशियो पूछ रहा है, तो P1/P2, ये P2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R2T2/R1 और T1। ठीक है, और ये जो रिलेशन है ये अपन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उस रेशियो से डायरेक्ट बता सकते थे। ठीक है ना, यहाँ पे वापस आते हैं, पहले इसको सोल्व कर देते हैं। चलो, ये पहला है, ये x है, दूसरा प्रिंसिपल y है, तो यहाँ से इस x की जो वैल्यूज थी वो तो नीचे जाएंगी, a और m, और y की कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू थी वो ऊपर आएंगी, m, a²m², तो ये कैंसिल हो जाएगा, am/1, ये आपका आंसर है। यदि ये क्वेश्चन आप देखते ही बता पा रहे थे, देखते ही जस्ट आपने पढ़ा और आपने आंसर कर दिया, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हो। अदरवाइज यदि आप इस टाइप से बना रहे हो, लिख रहे हो, रेशियो बना रहे हो, तो सेंस ही नहीं उन बातों का। अब हो सकता है पहली बार, ये अभी जो अपना फर्स्ट राउंड चल रहा है इसमें आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि भाई यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इतना ही टाइम लगना चाहिए। हो सकता है वो सेकेंड राउंड में आए, सेकेंड डिवीजन में, थर्ड डिवीजन में, लेकिन टाइम इतना ही लगना चाहिए। यस, अब चलो इसको समझते हैं दूसरे लॉजिक से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। I/P बराबर RT/100, ये वैल्यू थी। इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट सेम हो गया ना, ये यानी ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अब यहां से देखो P और RT, P और RT, इनका जो रिलेशन है, ये देखो जो तिरछा रिलेशन है, इस रिलेशन को हम पहले समझ चुके हैं। कैसा रिलेशन है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि P का R और T के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, P1R1 T1, P2R2 और T2, ये रिलेशन होना चाहिए था। X और Y की बात करें तो Y वाली वैल्यूज ऊपर आएंगी, Y वाली वैल्यूज ऊपर आएंगी, और X, ये X है और ये Y है, ये पूछा ना X और Y, और Y वाली वैल्यू ऊपर आएंगी, यानी a²m² ऊपर आएंगे और am नीचे आएगा, तो वो कैंसिल होके ये आंसर दे देगा। ये देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था, एक चीज। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन को और समझ लेते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है ना, कि P का RT के साथ इनवर्सली रिलेशन है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, इस P को उधर ले जाएं, R को ले आए इधर, तो PT/100, ये भी एक ही बात है, कोई चेंज नहीं कि हमने R को ले गए, P को उधर ले गए, R नीचे आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि इनका भी आपस में इनवर्सली रिलेशन है, और यदि P को कांस्टेंट कर दें सपोज, तो R और T का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यहाँ T को कांस्टेंट कर दें तो P और R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, अब T को इधर लेके आ सकते हैं अपन, तो इसका भी R और P के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहाँ से हम ये चीज समझ गए। देखो अब इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, I बराबर PR/T/100, ठीक है ना, इस फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पे यदि I कांस्टेंट है, I ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू होगी किसकी? PR/T की। ये वाला इस 100 को भी कांस्टेंट है ले गए। यदि ये फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट बनता है जहाँ पे 2 या 3 वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो इनमें से यदि, अब देखो ध्यान से समझोगे, यदि इनमें से एक वैल्यू और कांस्टेंट कर दे, सपोज P को कांस्टेंट कर देता है वो T को, कि टाइम कांस्टेंट है, तो P और R यहाँ पे CPR लग जाएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो
ये लग जाए, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्लियर है? तो इन तीनों में कोई भी दो वैल्यूज ले लो आप, ठीक है, उन दोनों वैल्यूज का जो आपस का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? या फिर एक वैल्यू, जैसे अभी हमने देखा था, P ले लिया और RT को 1 यूनिट ले लिया, ये 2 यूनिट ले ली, तो इन दोनों का जो आपस का रिलेशन है, यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीनों में से कोई भी दो वैल्यू ले लो, उनका यदि तीसरी वैल्यू कांस्टेंट है तो उनका जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि कोई दो यूनिट बना ले तो भी वो रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये समझ में आ गया पॉइंट? चलो अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं कि ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्यों है। मान लो हमें जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपये इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अब यदि हम वो 100 रुपये का ही ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। सपोज हमने प्रिंसिपल बढ़ा दिया, हमने प्रिंसिपल को बढ़ा दिया, तो और 100 रुपये का ही ब्याज हमें रिक्वायर्ड है, तो हमें आर को घटाना पड़ेगा। समझ गए? या आर को नहीं घटाएं तो टी को घटाना पड़ेगा। समझ गए? या इन दोनों को ही चेंज करना है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 यूनिट बन जाएगा और उस यूनिट को घटाना पड़ेगा। या P को हमने बढ़ा दिया और R को भी बढ़ा दिया तो फिर हमें T को घटाना पड़ेगा, तो ये दोनों 1 यूनिट बन जाएंगी, T 1 यूनिट बन जाएगा, इसको घटाना पड़ेगा, तभी तो हमें जो इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो हमेशा ये इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, बहुत आसान भी था, कर सकते थे, लेकिन यदि आपने इस क्वेश्चन पे 10-12 सेकंड 15 सेकंड खराब कर दिए हैं तो वो वर्थलेस है। और दूसरा, ये पहला तो डायरेक्ट आपको टेंजिबल बेनिफिट है जो दिख रहा है, दूसरा जो इनटेंजिबल है वो बेनिफिट ये है कि आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे बहुत आगे निकल गए हो। जब अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनेंगे तब आप इन चीजों को बहुत ही डिफरेंट वे में अप्लाई करना सीख जाओगे। क्वेश्चंस करेंगे, मैं करवाऊंगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब हम कोई भी टॉपिक करें तो वो कॉन्सेप्ट के लेवल पे बहुत आगे निकल जाए हमारे कॉम्पिटिटर से, बस ये ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट दिख रहा है एक्स और वाई का रेशो पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल है, तो जो आर और टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो वाई, ये एक्स पहले ले रखा है इसने, तो वाई वाली वैल्यूज ऊपर आएंगी, ए स्क्वायर और एम स्क्वायर ये वैल्यूज ऊपर रहेंगी, और एक्स वाली वैल्यू नीचे रहेंगी, तो ये इसको कैंसिल कर देगा स्क्वायर को, तो ए एम इंटू ये ए एम इज टू 1, ये आपका डायरेक्ट आंसर है, रेशियो है। ये यहाँ से भी क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया कि P का, R का और T का, इन तीनों का आपस का, इनका आपस का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। यस, ये बोलता है कि एक वर्ष में 5,000 रुपये 5700 रुपये बन जाते हैं, तो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में 7,000 रुपये कितने बन जाएंगे। सोल्व कर लें, ब्याज की बात करेंगे अपन, तो ब्याज कितना मिला, 700 रुपये मिला है, ठीक है, 5,000 रुपये, तो ये 100 है, रेट हमें फाइंड करनी है, 1 साल की बात हो रही है, तो ये रेट देख लेते हैं, ये हटा दो, ये हटा दो, तो रेट कितनी होगी, 14,570, 14%, ये रेट आ गई। अब इस रेट को यहाँ दोबारा अप्लाई कर देंगे, तो लगा दो, और ये कितने रुपए हो जाएंगे, अमाउंट की बात कर रहे हैं तो अमाउंट में फाइंड कर लेते हैं अपन डायरेक्टली। प्रिंसिपल कितना है, 7,000, और ये हो जाएगा 100, और ये 100 प्लस आर टी, आर कितना है 14, और टी कितना है 5 ईयर्स, 14 गुणा 5 70, ये हो जाएगा 170। ये इसको सोल्व करना है। अब देखो ये सोल्व कर सकते हैं अपन, देखो ये दो तो कैंसिल हो गए, इसका मतलब क्या है कि हमने 70 से मल्टीप्लाई किया, ये हुआ ना, 100 को 70 से मल्टीप्लाई किया, तो 170 को भी 70 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दे और एक जीरो लगा दे, 17 7 119, 119, एक जीरो तो ये लगा दिया, और एक जीरो ये जो बच रहा था ये लगा दिया, तो ये हो जाएगा 11,900, 11,900। ठीक है, ये आसान है, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता था। क्या आप इसको बिना रेट फाइंड किए सोल्व कर सकते हो, बोलो।
यदि कर सकते हो इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे मेरे साथ चल रहे हो। ये उसी टाइम दिमाग में आ जाना चाहिए था कि मैं रेट फाइंड नहीं करता, ये तो मिडिल स्टेप है। यदि आप, अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो आप नहीं समझ पाए पहले, कोई इशू नहीं है, अभी टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज करो, बिना रेट फाइंड के इसका आंसर कर दो, ठीक है, फिर आंसर मैच कर लेना। चलो, और ये भी बता देता हूँ, यहाँ मैं जो अभी बताऊंगा ना, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ मैं, वो भी केवल एक एस्पेक्ट है, इसी को अपन बहुत अलग अलग एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एस्पेक्ट यदि जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा यदि कोई नया एस्पेक्ट आपने देखा हो तो कमेंट में डाल देना, सही है। आओ देखो, हम समझना कि कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यूज हमारे काम की हैं। यदि हम पी इंटरेस्ट की बात करते हैं, पहले मैं पूरे बनाता हूँ, चलो, आई बराबर आर टी अपॉन 100, ये हमारी फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, ठीक है ना। वहां हम जो रेट है, क्या इस केस में रेट समान है दोनों बार, समान दर, बिल्कुल रेट सेम है, तो हम इस रेट को तो हटा देते हैं, चलो रेट हटा दी, ठीक है ना। तो आई अपॉन पी बराबर आर अपॉन 100 ये बचे, ठीक है ना। और ये 100 भी हटाएंगे, चलो 100 बाद में हटाते हैं, पहले दूसरा देखते हैं। यदि हम टाइम को भी बराबर कर दें, समझना, टाइम को भी बराबर कर दें, रेट तो हटा दिए ना, टाइम, ये टाइम है, इस टाइम को भी बराबर कर दें, ठीक है ना, तो ये टाइम भी हट जाएगा। टाइम, यदि दो केस हों उनमें रेट भी बराबर हो टाइम भी बराबर हो तो हम उन दोनों को हटा सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये तो क्या है, ये जो वैल्यू है ये खुद कांस्टेंट है, तो ये भी हट जाएगा। तो हमने देखा कि यदि आर और टी दोनों कांस्टेंट हैं तो आई का पी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, क्लियर है। और इसको अपन आर्यन रेशियो की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, कैसे भी लिख दो, चाहे P1 अपॉन I1, आई को ऊपर रख लो, चलो हमेशा एक ही फॉर्मेट में चलते हैं, P1 I2 और P2, ये बनेगा, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक चीज, कभी भी ये आर्गुमेंट नहीं दोगे कि सर मैं पूरा सोल्व करके भी बहुत जल्दी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं फर्स्ट राउंड में उनमें वैल्यूज इजी हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से आप सोल्व कर लोगे, लेकिन जो आर्गुमेंट्स मैं दे रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन टफ आएंगे तब मैं समझाऊंगा, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ कितना एडवांटेज है। तो रेट सेम है, टाइम सेम कर दें, देखो 5000 पे एक साल का ब्याज 700 रुपए है, 5000 पे एक साल का ब्याज 700 रुपए, तो 2 साल का 1400, ये 700 ही रहेगा ना अगले साल में भी। पहले साल में सपोज 5000 रुपए हैं, पहले साल में आपको 700 रुपए ब्याज मिला तो दूसरे साल भी 700 मिलेगा। साधारण ब्याज की खासियत यही है कि हर साल ब्याज समान रहता है, ठीक है। तो 5 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 3500, 5 से गुणा कर देंगे, सिंपल है। चलो अब देख लो, रेट और टाइम सेम हो गई हैं, तो 5000 मूलधन पे 3500 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 7000 मूलधन पे कितने रुपए का ब्याज मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है। चेक कर लो, देखो क्या हो रहा है, ठीक है, देखोगे ये 5 का 7 गुना हो रहा है, और 3 जीरो में से 2 जीरो लिए अपन ने, 5 को क्या किया देखो एक बार, 5 को 7 से गुणा कर दिया, ठीक है ना, 5 को 7 से गुणा कर दिया 35, और एक जीरो को छोड़ दिया, एक जीरो छोड़ दिया। यहां से देखो अब इस 7 को भी 7 से गुणा कर दो, 7 से गुणा क्या था तो 49, 3 जीरो हैं, एक जीरो छोड़ के गए थे तो इसका भी एक जीरो छोड़ दो, 4900। तो 7000 पे हमें 4900 का ब्याज मिलेगा। वो बोलते हैं कि अमाउंट कितना हो जाएगा, जोड़ दो 11900। और ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है भाई, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से होगा। कैसे देखो, 5000 पे 700 रुपए एक साल के मिले, 5 साल के लिए फाइंड करना है तो 3500 रुपए मिलेंगे, कितना, 5000 पे 3500, 70%,
तो 7000 का भी 70% ही मिलेगा, 4900। 4900 इसमें जोड़ दो, 11900 आंसर है। 2-5 सेकेंड में आंसर आएंगे, ठीक है ना। अब शायद आप रिलेट कर पा रहे होगा क्यों मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर एन रेशियो इन पे इतना काम करवा रहा हूं आपसे, समझ रहे हो। क्योंकि यहां से क्या होगा, आपका माइंड एक अलग लेवल पे आ जाएगा जो साधारण लड़का सोच ही नहीं सकता, ठीक है। और ये तो जो चीजें अभी मैं बता रहा हूं, इन चीजों की जब टफ क्वेश्चंस में एप्लीकेशन देखोगे तब आपको वास्तव में रियलाइज होगा कि हम कितना आगे निकल गए हैं। ये समझ में आ गया क्या किया हमने, देखो, ठीक है ना। देखो क्या टाइम लगना था, तो 5000 है, रेट सेम है, टाइम सेम कर दे, 5000 पे 700 रुपये मिला 1 साल का, तो 5 साल का 3500, ठीक है। 70% हो गया, तो वही 70% यहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि आर और टी दोनों कांस्टेंट है, तो जो ब्याज मिल रहा है वो प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 5000 पे 70% है, तो 7000 पे भी 70% मिलेगा, 4900, ठीक है ना आंसर। इतने टाइम लगना है। यस, नेक्स्ट देखते हैं। ये बोलता है कि एक व्यक्ति के 3 बच्चे ए बी सी और इनमें 15,860 को इस प्रकार से उसको इन्वेस्ट करना है कि 2, 3 और 4 साल बाद तीनों को ब्याज समान मिले, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% है तो ए बी सी के नाम से निवेशित राशियों का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा इसने, और रेट सेम है सब में, तो रेट का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। यदि रेट का रोल नहीं है और टाइम का कोई रोल है कि यहाँ देखो, ये एक व्यक्ति 3 बच्चों के नाम से निवेश करता है 2, 3 और 4 वर्ष, जो टाइम है वो रखा है इसने, ठीक है। समान ब्याज प्राप्त होता है, तो जो ब्याज है वो समान हो गया, फिर रेट है वो समान होगी। तो हमारे पास जो वैल्यू थी आई अपॉन पी बराबर आर टी अपॉन 100, ये था। यहाँ पे ब्याज है ये समान हो गया, इसको हटा दो, ये समान है, और दूसरा रेट है ये समान है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या क्या रिलेशन मिल रहा है कि P है ये T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे जो रेशियो होंगे वो भी क्या होंगे, इनवर्सली रेशियो जाएंगे, राशियों का जो अनुपात है वो रेशियो के इनवर्सली में चला जाएगा, तो जो रेशियो बनेगा वो 1:2, 1:3 और 1:4 ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो 6, 4 और 3, 6, 4, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आ गया। दूसरा, रेशियो में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ की प्रॉपर्टीज, जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ एक चीज और देखो, इनको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते थे अपन, कैसे, यहाँ से देखो कि दो, ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये किस किस पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ से ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/t, ठीक है। तो इसको दूसरे फॉर्म में लेके आता हूँ, या दोबारा यहीं पे चलते हैं, I अपॉन पी बराबर आर टी अपॉन 100, क्लियर है। तो यहाँ से P और T ये हमें देखना, राशि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्रिंसिपल हुआ एक तरह से, और टाइम, इन दोनों को बात करेंगे। तो I इंटू 100, ये 100 ऊपर लेके चले गए, और ये R नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये P और T इनके बराबर हो गए। अब वो बोलता है, देखो ध्यान से, कि सब में I बराबर है, सबका ब्याज बराबर है, सबकी रेट बराबर है, और 100 तो खुद ही कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P और T का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो P1 T1 बराबर P2 T2 बराबर P3 T3, चाहिए रेशो में दे रखा उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ से देखो टाइम 2, फिर टाइम 3, और ये टाइम 4, ये 3 दे रखे हैं, तीनों ले ली। अब ऑप्शंस पे आ जाओ, कौन सी वैल्यूज है जो इनको इक्वल कर देंगी। देखो इसको P1 6 है, ये 4 है, और ये 3 है, तो ये भी 12 है, ये 12 है, और ये 12 है, इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं, इवन ऑप्शन से ही देखना है, ठीक है। और एक ये कर सकते थे, यदि ये इसको अनुपात में डिवाइड कराएगा, इसको अनुपात में डिवाइड करता है,
तो इनका इन्वर्सन रेशो आ जाएगा। ये जो 2017 मेंस था उसमें थे कुछ क्वेश्चंस ऐसे, वो मैं करवाऊंगा। रेशो उनका फॉर्मेट रेशो वाला था, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। इनको ऑप्शन से कर सकते थे, यदि ऑप्शन हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ऑप्शन से सोल्व कर दो। आगे चलते हैं। यस, ये बोलता है कि जोनी 8% की रेट पे बैंक से उधार लेता है और जेम्स को 12% पे दे देते हैं। तो यहाँ पे मान लो जोनी क्या करता, 100 रुपये ले रहा होता, ठीक है ना, और 8% पे लेता ये, तो और इसको जोनी फिर ये जेम्स को दे देता 12% पे। तो होता क्या देखो, इससे 100 रुपये पे जेम्स से 12 रुपये लेता, ठीक है, 4 रुपये खुद रख लिए और 8 रुपये इसको दे देता। इसका मतलब है जो डिफरेंस है वही तो इसका प्रॉफिट है, 4%। क्लियर है। अब ये बोलता है कि 12 साल के अंत में, यानी 1 साल के 4 रुपये कमाता है वो, ये हुआ ना। तो 12 साल के कितने कमा लेगा, 12 4 48, 48 कमा लेगा। कितने पर, 100 रुपीज पर। 100 रुपीज पे 48 कमाया तो 960 कितने में कमाया। ये वो प्रिंसिपल बताना है, बता सकते हैं बिल्कुल। इसका डबल हो रहा है 1 0, तो इसका डबल और 1 0 2000 रुपये। ये वही है, डेल आर है, ठीक है ना, डेल आर इंटू टी अपॉन 100 डेल आई अपॉन पी, ये है। ये फॉर्म बनाने से अब क्या फायदा हुआ, ये चीज समझ में आ गई। क्या ये कोई फॉर्मूला है, नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है भाई, ये फॉर्मूले की एप्लीकेशंस है। लेकिन हम इसको जब इस फॉर्मेट में आर्यन रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये फायदा हुआ कि हमारा माइंड जो बचपन से अभी तक फॉर्मूले की फॉर्म में मैथ समझ रहा था वो समझ जाएगा। और जब आप 2 या 3 या 4 रिवीजन हो जाएंगे आपके, क्लियर है, तब ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हम डायरेक्ट थॉट प्रोसेस पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखो 8 और 12 4% कमा रहे हैं, ठीक है, तो 12 साल में 48% हो गए। क्लियर है, वो 48 960 के बराबर है। इसका मतलब डबल करके एक जीरो लगाए तो 100 का डबल करके एक जीरो लगा दो 2000 आंसर। आगे देखिए। यस, चलो इसको भी देखते हैं। ये बोलता है, पहले मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, 500 रुपए पर 2 साल से जो ब्याज मिला उसमें 2.5 रुपए का डिफरेंस है। दो अलग अलग बैंक थे, उनकी अलग अलग रेट थी, तो रेट में डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो यदि 100 रुपए की बात करें, 500 रुपए पर 2.5 रुपए का अंतर आया, तो 100 रुपए पर कितने का आता, 50 पैसे का। 1 साल के लिए 50 पैसे का अंतर है, लेकिन ये तो बोल रहा है 2 साल की बात हो रही है, तो 25 पैसे का अंतर है। 25 पैसे 100 पे 0.25%, 0.25% आंसर है। चलो अब मैं दिखाता हूँ। रेट में डिफरेंस की बात कर रहा है, ये टाइम है, ये 100 है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये डेल आई है, यही है। इसी को पहले हम ये ऐसे देख रहे हैं, और जब नेक्स्ट राउंड आएगा और या आप खुद रिवाइज करो तो जो मैं अभी थोड़ा प्रोसेस बता रहा हूँ वो भी समझ लेना। डायरेक्ट होने क्वेश्चन से 2.5 रुपए का अंतर है, ठीक है, 500 रुपए पर, तो 100 रुपए पर कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल में रेट का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 100 इधर आ रहा है, ये कैंसिल हो कर देगा इसको, डेसिमल को, तो 250, और इसको हटा देते हैं, चलो, या सीधे ही कर दें ना, ये भी नहीं हटा रहा। 250 बटे 500 बराबर डेल आर, और ये जो 2 है इस 2 को इधर ले आते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, ठीक है ना, ये 1000 बन जाएगा। जीरो कैंसिल हो गए, तो 2 के बाद 2 डेसिमल लग जाएंगे यहाँ पे, डेसिमल 0.25%, 0.25%, ये आपका आंसर है। ये कर सकते थे। अब मैं दोबारा एक बार थॉट प्रोसेस समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यदि साधारण ब्याज की बात की जाए तो हम ब्याज को जो हमारा मूलधन है या टाइम है या रेट है उनके अकॉर्डिंग उसी रेशो में डिवाइड कर सकते हैं, जिस रेशो में अपन प्रिंसिपल को, रेट को या टाइम को डिवाइड करते हैं।
ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। देखो ये बोलता है कि 500 रुपए हैं, ठीक है ना, 500 रुपए हैं और जो ब्याज का अंतर है वो 2.5 रुपए का है। 500 रुपए पर 2.5 रुपए का डिफरेंस है, तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि वो ये बोले कि 250 रुपए पर क्या होगा, 250 रुपए 250 रुपए, तो हम इसको जैसे हमने इसको प्रिंसिपल को आधा किया तो वैसे ये डिफरेंस भी आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.25 1.25। जैसे भी जितने पार्ट्स अपन करना चाहे उतने पार्ट्स कर सकते हैं। और ये केवल प्रिंसिपल ही नहीं, यहाँ पे चाहे आप रेट ले लो चाहे टाइम ले लो, ये डेल देखो आई ब्याज ही नहीं है, ये ब्याज का अंतर है, वो भी डिफरेंशिएट हो गया है, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसीलिए प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज में मैंने बताया था कि जो डेल्टा वाला रिलेशन है, ठीक है, ये वैसे ही काम करेगा जैसे जो दूसरी यूनिट्स हैं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो इसकी बहुत शानदार एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन जो सीपीआर वाली आती है उसका एक पार्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं, समझ रहे हो। अब दूसरा देखो, जरूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल और ब्याज का अंतर ही होगा, नहीं, कोई भी वैल्यूज हो इसी टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा केस भी देखते हैं, चलो 500 रुपए हैं और जो ब्याज का अंतर है वो 2.50 है। अब हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 5 भाग कर देते हैं, ठीक है जी। 5 भाग 500 कितने के हो गए, 100 रुपए के। ये तो ये जो 2.5 रुपए हैं ये भी 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, कितने में बन जाएगा, 0.50 हो जाएगा, यानी 50 पैसे का डिफरेंस है 100 रुपए पर। यदि 1 साल की बात होती, ध्यान से समझोगे, 1 साल की बात होती तो जो 100 रुपए पर जो डिफरेंस है वही रेट हो जाती। तो 1 साल की बात होती तो हम जो ब्याज की दरों में अंतर है वो 0.5% बोल देते, समझ में आया। लेकिन वो बोलता है कि 2 साल में, अब दोबारा देखो इसको, अब दोबारा इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2 साल में, ठीक है ना, 2 साल में 100 रुपए पर जो डिफरेंस आया है वो 0.50 का है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो रेट परसेंटेज होता है वो तो 100 रुपए पर 1 साल का होता है, समझ में। तो 100 रुपए पर 1 साल, 2 साल थे, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। 100 रुपए पर 1 साल के लिए बात करें तो इसका आधा हो जाएगा 0.25 और 0.25। अब ये भी समझ में आ गया, ये डेफिनेशन से ही क्लियर है कि 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज मिलता है या जो ब्याज का डिफरेंस है वो तो रेट परसेंट होता है, ठीक है ना। तो ये 0.25 डिफरेंस आ जाएगा, समझ में आया। अब मैं दोबारा एक बार थोड़ा प्रोसेस से समझा रहा हूं कि मैं सबसे पहले जब बोल के गया तो उसका क्या मतलब था। 500 रुपए पर 2.5 रुपए का अंतर है तो 100 रुपए पर 50 पैसे का अंतर है, लेकिन 2 साल में 50 पैसे का अंतर है तो 1 साल में कितना अंतर आएगा, 25 पैसे का। ये आंसर अब समझ में आ गया, ठीक, आगे चलते हैं। यस, अगेन करो इसको, देखो, और 2 सेकंड में होना चाहिए। साधारण ब्याज की दर पे कोई राशि 2 साल में 880 और 3 साल में 920 रुपए हो जाती है, तो वो अमाउंट क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। ये क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई मूलधन था, ठीक है ना, वो मूलधन 2 साल में हुआ 880 रुपए, और फिर 1 साल और हो गया आगे, यानी ये पूरा का पूरा ये वैल्यू कितनी होगी, 3 इयर्स, 3 साल में हो गया वो 920 रुपए। ये बन रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये लीनियर फॉर्म में मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, समझना है इसको। तो ये बोलता है कि ये जो 1 साल में ये जो पैसा बढ़ा ये किस वजह से बढ़ा, जो 1 साल का पैसा बढ़ा ये किस वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ, ब्याज ही तो बढ़ा ना, ब्याज मिल गए हमें, और हर साल का ब्याज समान होता है, तो 1 साल में जो पैसा बढ़ा वो तो 1 साल का ब्याज है, तो ब्याज कितना हो गया, 40 रुपए। तो 2 साल में जो 880 रुपए बने और फिर तीसरे साल में 920 बने, इसका मतलब जो 40 रुपए बढ़े वो तो हर साल का ब्याज ही तो बढ़ रहा है। साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल की जो ग्रोथ होती जाएगी वो किसकी वजह से होगी, केवल और केवल जो मूलधन था उस पे ब्याज की वजह से आएगा।
तो और वो हर साल का ब्याज भी समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज समान होता है, ठीक है। तो एक साल में 40 रुपए ब्याज मिला, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 80 रुपए। अब ये देखो 2 साल का ब्याज बताओ कितना हो जाएगा? ये रुपए हो जाएगा 80 रुपए 2 साल का ब्याज। यदि 2 साल का ब्याज 80 रुपए है और अमाउंट 880 रुपए बन रहा है, तो पैसा कितना था हमारे पास? हमारे पास पैसा कितना था? 800 रुपए था, ठीक है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 800। अब डायरेक्ट कर सकते थे, 2 साल में इतना है, 3 साल में 920 है, तो 1 साल का ब्याज 40 रुपए, 2 साल का ब्याज 80 रुपए, 2 साल में 880 बनाए तो 80 रुपए तो ब्याज है, 800 रुपए आंसर। ये समझ में आ गया? जब आप पहली बार क्वेश्चन करो, कोई भी क्वेश्चन बनाओ चाहे आप, ठीक है ना, जो मैंने आपको मटेरियल दिया, पीडीएफ दी है, वहां से कोई भी क्वेश्चन बनाओ, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करो, एक बार ये जो फॉर्मेट जैसे मैं बता रहा हूं ना, वैसे जरूर करोगे, चाहे आपसे क्वेश्चन हो गया हो। क्यों? क्योंकि इन चीजों को जब टफ क्वेश्चन आएंगे तब हम जब अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो बहुत बेनिफिट रहेगा। दूसरा, उससे भी एक लेवल ऊपर जाएंगे वैसे तो, कहाँ पे? थॉट प्रोसेस। ये समझ में आ गया? आगे देखते हैं, इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है। वैसे अभी आप करके देख लो 5 सेकेंड, देखो आ गया होगा, नहीं है? चलो मैं बताता हूँ। 5 साल में 1350 है, 8 साल में 1620 है, ठीक है। तो 3 साल में कितना पैसा बढ़ गया है? 1650 होता तो 300 बढ़ता, लेकिन 30 कमा तो 270 बढ़ा है 3 साल में, 3 साल में 270 बढ़ा है, तो 1 साल में 90, तो 5 साल में 450, 450 ब्याज है, 900 रुपए थे आंसर। ये अब समझ में आ गया होगा, नहीं आया? चलो मैं एक बार और बता देता हूँ बस, लेकिन टाइम इतना ही लगना था, ये भी ज्यादा है क्योंकि मैं बोल के गया हूँ। जब आप केवल मेंटली कैलकुलेट करोगे तो ये टाइम भी नहीं लगना है। ये देखो, ये प्रिंसिपल है, ये 5 ईयर्स है, 5 साल बाद हमारा पैसा हो गया 1350 रुपए, ठीक है। और फिर ये 5 ईयर थे और ये 8 ईयर्स पूरा, ये 8 साल है, ठीक है ना, ये 8 साल का टाइम पीरियड है। तो इस 8 साल के टाइम पीरियड में 8 ईयर्स हो गए, इस 8 साल के बाद ये 1620 हो गया, ठीक है। तो 5 साल से लेकर 8 साल तक ये जो टाइम है, ठीक है ना, 3 साल का, इस 3 साल के टाइम में जो भी पैसा बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? हमें ब्याज मिलता गया 3 साल का, तो 3 साल में पैसा कितना बढ़ गया वो देख लो वहां पे, ठीक है। 1350 है, मान लो ये 1650 हो जाता तो 300 रुपए बढ़ जाता, लेकिन 30 रुपए कम बढ़ा है 1650 से, तो 270, ठीक है ना, 270, ये 270 रुपए हमें ब्याज के मिले हैं 3 साल के। यदि 3 साल के ब्याज 270 रुपए मिलता है, तो 1 साल का ब्याज कितना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भाई, 1 साल का 90 रुपीज है, ठीक है। यदि 1 साल का ब्याज 90 रुपए है, तो 5 साल, ये 5 साल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो 5 साल का ब्याज कितना है? 450 रुपए, क्लियर है। और ब्याज मिलाने के बाद, 5 साल का ब्याज जुड़ने के बाद जो अमाउंट बना वो 1350 है, तो वो पैसा कितना था जो 450 बनने के, जुड़ने के बाद 1350 बना? 900 रुपए था, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है वो 900 है। अब देखो दोबारा, 5 साल में 1350, 8 साल में 1620, तो 3 साल में 270, 1 साल में 90, इसलिए 5 साल में 450, 450 रुपए ब्याज है, 900 रुपए आंसर। इतना ही टाइम लगना है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी, बैंक, रेलवे और जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं इस टाइप के, उनमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हैं, आप प्रीवियस ईयर के चेक कर लेना। अब एक आगे चलते हैं, यस, एक और देख लो, ठीक है, फटाफट। 5 साल में 520, 7 साल में 568, तो 2 साल में 48, 1 साल में 24, 5 साल में 120, 520 में से 120 घटा दो, 400 आंसर, ठीक है। और ये भी मैंने टाइम ज्यादा ही लिया है, इससे भी कम टाइम लगना था, क्लियर है। तो जो चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूँ उनको आप बार बार रिवाइज करते चलोगे, अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे, और जहाँ जिस सिचुएशन में मैं जो आपको एक आर्गुमेंट दे के जाता हूँ कि यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कॉन्सेप्ट के लेवल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जब अपन टफ क्वेश्चंस करेंगे तब मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ केवल ये चीज़ अप्लाई करूँगा, इनके अलावा कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं लेके आऊँगा, कोई नई चीज़ें होंगी नहीं। इन्हीं से हम कैसा भी कितना भी टफ क्वेश्चंस हो इन्हीं आर्ग्यूमेंट से सोल्व करूँगा, ठीक है ना? इसलिए आपको बार-बार रिवाइज करना है, समझना है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे अप्लाई करना है। जो पीडीएफ दी हैं मैंने आपको उन पे अप्लाई करना है। क्लियर है? ठीक।